फिजियोथेरेपी है क्या? ऑब्वियसली आपको मालूम होगा, सुना होगा कभी कोई किसी का अगर ऑपरेशन होता है या फिर किसी को कोई इशू है तो उसको एक्सरसाइज करवाई जाती है। जिस्म को हरकत देने का एक तरीका है और फिजियोथेरेपी से आप बेशुमार बीमारियों का इलाज भी कर सकते हैं। जी हाँ, जिस तरह के अमराज कल्ब है, फिजियोथेरेपी न सिर्फ अमराज कल्ब का शिकार अफराद के लिए फ़ायदेमंद है बल्कि ये अमराज कल्ब से तहफ़्फ़ुज़ भी दे सकती है। फिजियोथेरेपी में जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों की हरकत से दौरान खून तेज़ होता है। इसके अलावा हड्डियों का भुरभुरापन, फिर अगर आपको ब्लैडर का इशू है, बच्चों के नशोनुमा में मुआवन साबित होता है। फिर इसके अलावा सर दर्द, कमर दर्द, ये तमाम जो पेन है अगर आपको जिस्म में, या इसके अलावा अगर आपकी कोई और इश्यूज़ हैं तो उसमें फिजियोथेरेपी जो है वो बहुत एक अच्छा और बेहतर किरदार अदा कर सकती है आपकी सेहत के लिए। फिजियोथेरेपी आई थिंक इट्स अ मेडिकल एक्सरसाइज जो आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ना सिर्फ फिजिकली बल्कि स्ट्रेस वाइज भी। अगर आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं तो आपके असाब खिंच जाते हैं, आपके सर में दर्द शुरू हो जाती है। अक्सर औकात आपकी गर्दन और कमर का दर्द ही आपकी पूरी की पूरी रूटीन और ज़िंदगी को मुतासर करता है। तो ये छोटी छोटी बेसिक चीज़ें हैं जिसकी अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और हम अक्सर ये करते हैं कि खुद से ही कोई वीडियो देख ली या कुछ ट्यूटोरियल देख लिया और उसको फॉलो करना शुरू कर दिया। तो हम आज ये अवेयरनेस पैदा करना चाहते हैं कि वो कितना डेंजरस हो सकता है आपके लिए। दूसरा, कुछ डिफरेंट पोस्चर्स होते हैं जिनकी वजह से हमें ये कॉमन पेन्स बहुत ज़्यादा होती हैं। फॉर एग्जाम्पल सर दर्द, कमर दर्द, गर्दन में दर्द, पूरे जिस्म में दर्द, मसल कोई पुल हो जाता है। तो उससे कैसे बचा जा सकता है और क्या क्या गलतियां हैं जो हम आम रूटीन में करते हैं, इस पर हम बात करेंगे। और आज हमारे साथ फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर अलीम लियाकत मौजूद हैं जो कि स्पेशलिटी है उनकी स्पाइनल मैनुअल थेरेपिस्ट, और मैनुअल कॉन्सेप्ट ऑस्ट्रेलिया से उन्होंने ये ट्रेनिंग हासिल की है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। आज फिजियोथेरेपी डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। सबसे पहले तो बताइएगा क्या कहना चाहेंगे आप इस दिन की मुनासिबत से। फिजियोथेरेपी की डे हमें मनाने का मकसद बेसिकली लोगों में अवेयरनेस पैदा करना है कि फिजियोथेरेपी क्या है और इससे हम कैसे इलाज करते हैं और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप एक्सरसाइजेस के थ्रू बेहतर कर सकते हैं। आपको अपना अच्छा पोस्चर कैसे रखना है, आपको काम कैसे करना है, ये सब चीज़ें हम इस दिन में लोगों को बताते हैं। बेसिकली अवेयरनेस दी जाती है। सही। डॉक्टर साहब, जिस तरह से हमने जिक्र किया इस सेगमेंट के आगाज़ में कि अमराज कल्ब में ब्लैडर के इश्यूज़ हैं, हड्डियों का भुरभुरापन है, सर दर्द है, कमर दर्द है, किस तरह से ये हेल्प करती है, किस तरह से लोगों को फॉलो करना चाहिए, सीखना कहाँ से चाहिए, या सिर्फ अगर आपके पास कोई फिजियोथेरेपिस्ट है उसी से मदद ले सकते हैं, या फिर आप खुद भी इसकी ट्रेनिंग कर सकते हैं घर पर? देखिए, बेसिकली आजकल जो लो बैक पेन है बहुत कॉमन हो गया। 80% हमारी पॉपुलेशन लो बैक पेन सफ़र कर रही है इन देयर लाइफस्टाइल, इन देयर होल लाइफ। और जो हमारा नेक पेन है, 90% पॉपुलेशन नेक पेन को सफ़र कर रही है। अब नेक पेन जो हमारा ज़्यादा हो रहा है बेसिकली स्ट्रेस से हो रहा है और हमारे जो वर्किंग पोस्चर है उससे हो रहा है। अब स्ट्रेस, हम ड्राइव करते हैं, स्ट्रेस होता है, हम बहुत ज़्यादा लोड है हमारे ऊपर, स्ट्रेस होता है, कोई इमोशनल स्ट्रेस हो सकता है। सो इन सब स्ट्रेस की वजह से गर्दन में दर्द होता है और उससे रिलेटेड फिर हेडेक स्टार्ट हो जाते हैं जिनको हम सर्वाइकोजेनिक हेडेक कहते हैं। तो ये सब चीज़ें फिजियोथेरेपी से बहुत हद तक बेहतर हो जाती हैं, 100% बेहतर हो जाते हैं। उसके बाद आपने जो बेसिकली काम करना होता है, फिजियोथेरेपिस्ट आपको पेन फ्री करते हैं और आपको गाइड करेंगे कि आपने लाइफस्टाइल कैसे अपना रखना है, आपको एक अच्छा वर्किंग पोस्चर कैसे रखना है और आपको कौन कौन सी वर्जिशें करनी है जिससे आपको ये ना हो। ठीक, तो फिर थोड़ा सा गाइड कीजिएगा हमारे नाजरीन के लिए भी कौन कौन से पोस्चर्स हैं जिन पर फोकस करने की ज़रूरत है इन जनरल। और आपने जो लोअर बैक पेन का जिक्र किया, हेडेक्स का जिक्र किया या स्ट्रेस का जिक्र किया, आई एम श्योर कि वो जो 80% आपने बोला उसमें से मेजर परसेंटेज फीमेल्स में है। सॉरी, आप क्या कह रहे हैं? मतलब मेरे भी है, मैं लेकिन मोस्टली फीमेल्स कंप्लेन करती हैं इस चीज़ की। और 35 प्लस जो एज होती है उसमें तो दिस इज़ वेरी कॉमन, एवरी सेकेंड डे समबडी हैव दिस बैक एक। तो कैसे इससे बचे, कहाँ गलती है जो हम कर रहे होते हैं? देखिए, हमारे जो आईटी प्रोफेशंस के लोग हैं, जो बैंकर्स हैं, जिन्होंने डेस्क जॉब करनी, जिन्होंने कंप्यूटर के सामने बैठ के काम करना, तो वो ज़्यादा इफेक्ट इससे ज़्यादा हो रहे हैं। उसके अंदर बेसिकली जो हमारा वर्किंग पोस्चर है वो ज़्यादा इफेक्ट। अब अगर एक बंदे ने 8 घंटे काम करना है और वो एक गलत पोस्चर में, या उसकी टेबल चेयर हाइट ही अच्छी नहीं है जो उसको कंपनी ने प्रोवाइड की है, तो वो कैसे बेहतर, इसलिए वो कंपनीज को भी काम करना चाहिए कि हम एक अच्छे टेबल और चेयर हाइट एर्गोनॉमिकली जो बेहतर हो वो प्रोवाइड करें। उसके अलावा जो आपकी स्क्रीन है वो आपकी आई लेवल के ऊपर होनी चाहिए, बिल्कुल फ्रंट पे होनी चाहिए। और आप एक्सटेंडर माउस या फिर आप एक्सटेंडर कीपैड यूज़ करें, आपके आर्म सपोर्टेड होने चाहिए, आपकी बैक रेस्ट अच्छी होनी चाहिए। अच्छा। आपके शोल्डर्स राउंडेड नहीं होने चाहिए, आपका जो हेड है वो आगे की तरफ नहीं होना चाहिए। अपना हेड को, पोस्चर को अच्छा रख के आप एक अच्छे पोस्चर में काम करते हैं। आप जैसे ये बता रहे हैं, नॉर्मली तो मैंने सेकंड जो मिस्टेक कर रहे होते हैं ज़्यादा वो ये कर रहे होते हैं कि एक
बंदा अगर 8 घंटे काम करे, कॉन्टीन्यूसली बैठा काम करे, तो डेफिनेटली उसको पेन्स होंगे। उसको ब्रेक दें, हर घंटे 2 घंटे बाद पानी। दोबारा कांटेक्ट करते हैं डॉक्टर साहब, तक हमारी आवाज़ नहीं जा रही, और मैं अभी उनकी एक बात पे बड़ा सरप्राइज हुई हूँ कि आपका स्क्रीन जो है वो आपके आई लेवल पर होनी चाहिए। नॉर्मली तो हम ये देखते हैं कि आपकी सिटिंग पोजीशन नीचे होती है, स्क्रीन ऊपर होती है, और आप आराम से ले बैक करके कंप्यूटर यूज कर रहे होते हो, व्हिच इज एक्चुअली रॉन्ग। होता ये ना कि अब जब आपका हेड मूवमेंट नीचे को होगी तो फिर आपका कॉन्स्टेंट गर्दन पर प्रेशर पड़ेगा, जिसकी वजह से हाँ, लेकिन आप नॉर्मली ऐसे होते हो, ये स्क्रीन है, आप ऐसे बैठे हुए हो। मैंने अक्सर लोगों को तो लिटरली ऑलमोस्ट लेटे हुए कंप्यूटर यूज करते हुए देखा है, काम करते हुए। दैट इज आल्सो रॉन्ग। और बैठने में बड़ा होता है कमर का दर्द, जिस तरह से कह रहे हैं कि कमर दर्द बहुत मोस्टली, मतलब मैंने जिक्र किया ना कि अब ये एक रूटीन बन चुकी है ना कि अब लोअर बैक में पेन है, एक रूटीन है हर बंदे को। वो कह रहे हैं 80% लोगों को है, मतलब 10 में से 8 लोगों को है। इसका मतलब है कि रूटीन है, कि नॉर्मल चीज़ है, लेकिन ये नॉर्मल होनी नहीं चाहिए, ये हमें पोस्चर्स का पता होना चाहिए। और हम कोशिश करेंगे डॉक्टर साहब से हमारा दोबारा रब्ता हो तो हम जाने के हम अवेयर कैसे कर सकते हैं। मोस्टली लोगों को नहीं पता, अब हर एक डॉक्टर के पास नहीं जाता, फिजियोथेरेपिस्ट के पास नहीं जाता हमारे यहाँ। तो एग्जैक्टली इसके लिए अवेयरनेस जरूरी है। अवेयरनेस सिर्फ इतनी सी है कि अगर आपको आपके मेडिकल स्पेशलिस्ट रेफर कर देते हैं फिजियोथेरेपिस्ट के पास, तो आप यूजुअली इग्नोर कर देते हो, आप उस तरफ जाते ही नहीं है अनटिल अनलेस कोई बहुत मेजर प्रॉब्लम ना हो। जैसे कि जैसे कहा जा रहा है कि अमराज़े कल्ब में दिल के पट्टों को या मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए फिजियोथेरेपिस्ट आपको मदद फराहम करते हैं, लेकिन नॉर्मली हम चूंकि इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते और हमें लगता है कि ये ज़रूरी नहीं है, तो हम उससे स्किप कर जाते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, अभी जैसे आप आम पोस्चर्स की बात कर रहे थे कि स्क्रीन आपके बिल्कुल सामने होनी चाहिए, बाजू और हाथ सपोर्टिव होने चाहिए, तो क्या ये स्ट्रेस रिलीज में हेल्प करता है लोगों की? फिर डेफिनेटली, लेकिन स्ट्रेस से जो मेन जो मसल पेन स्टार्ट होते हैं वो आपके पोस्चर की वजह से। स्ट्रेस में हमारा पोस्चर ही स्ट्रेस वाला पोस्चर बनता है, हमारे फॉरवर्ड आगे हो जाता है। हम मतलब स्ट्रेस एक जितना ड्राइविंग हम करते हैं उसके अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट, जो लोग ज़्यादा ड्राइव करते हैं अगर वो हेड रेस्ट प्रॉपर यूज़ करें और अपने शोल्डर्स पीछे रखें तो उनका काफ़ी हद तक स्ट्रेस कम हो जाता है। अपनी सीट बेशक आगे कर लें, लेकिन हेड रेस्ट और बैक जो सीट है उसको आप लाजमी यूज़ करें, बैक रेस्ट। सही। डॉक्टर साहब, आपने जिस तरह जिक्र किया है कि ये तमाम पोस्चर जो है बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इसके अलावा जब किसी का ऑपरेशन होता है तो ये बड़ा कहा जाता है जी फिजियोथेरेपी के पास जाना हड्डियों के लिए, वो कितना ज़रूरी है कि कितनी देर तक करते रहना चाहिए? कि अगर ऐसा अगर आपको इशू है नीज में या फिर वैसे कहीं पे हड्डी का कोई इशू हो तो कितनी देर तक रूटीन में फिजियोथेरेपी कराते रहने चाहिए अगर आपका कोई ऑपरेट हुआ या प्रोसीजर हुआ? देखें, जो सर्जरी है वो आपको आपकी लाइफ बढ़ा देती है। एक सर्जन सर्जरी करता है उससे आपकी लाइफ बढ़ जाती है। जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो एक फिजियोथेरेपिस्ट आपको प्रोवाइड करता है। आपकी अगर आपने नी रिप्लेसमेंट फॉर एग्जांपल कराते हैं, उसके बाद अगर आप प्रॉपर उसकी रिहैब नहीं कराते तो उसके इतने अच्छे इफेक्ट्स नहीं आएंगे। अगर आपकी मसल स्ट्रेंथनिंग बाद में बेहतर नहीं होती, अगर किसी को कोई फ्रैक्चर होता है, अगर उसके बाद कंट्रैक्चर्स पड़ जाते हैं, लोगों के बाजू मूव ही नहीं हो रहा, फॉर एग्जांपल बाजू का फ्रैक्चर होता है, अब बाजू मूव नहीं हो रहा, अगर उसके अंदर आप उसके बाद फिजियोथेरेपी अगर नहीं करेंगे तो एक परमानेंट डिसेबिलिटी बन जाएगी। और उसको अर्ली फेज के अंदर करना बहुत ज़रूरी होता है। हम अलग अर्ली फेज मिस कर जाते हैं, अक्सर लोगों को अवेयरनेस ही नहीं होती कि फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना है, उसने जाके हमारे बाजू की एक्सरसाइज करवाएंगे, मोबिलाइज करेंगे तो वो बेहतर होगा। जी। वो बहुत लोगों को इसकी अवेयरनेस की ज़रूरत है कि अगर आपका कोई एक्सीडेंट होता है उसके बाद फिजियोथेरेपी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी वो सर्जरी थी। बिल्कुल ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बात तो आपने सही की, एंड देयर इज़ अ परसेंटेज जो लोग इस चीज़ को सीरियस उस तरह से नहीं लेते, बट आई थिंक देयर इज़ अ मेजर परसेंटेज जो ऑपरेशन या सर्जरी जैसे सीरियस इशूज़ के बाद जब डॉक्टर रिकमेंड करते हैं तो आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते भी हैं और सेशंस भी लेते हैं। वहीं पर मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जिस तरह आपने कॉमन बीमारियों की बात की जिसमें हड्डियों के हवाले से पेन है, पेन रिलीफ बेसिकली फिजियोथेरेपिस्ट के ज़रिए आप कर सकते हैं। वो कमर का दर्द है, सर का है, मसल का है, शोल्डर्स का है। अब यूजुअली लोग क्या करते हैं कि कोई ट्यूटोरियल देख लिया, कोई ऑनलाइन वीडियो देख ली और उसको फॉलो करके वही चीज़ें जो हैं वो घर पे खुद ही करना शुरू कर देते हैं। इज़ इट हेल्दी? आपका क्या टेक है इस पर? देखें, दिस इज़ अ रिस्क। अगर आप खुद कुछ देख के खुद कुछ कर रहे हैं तो इट्स अ ग्रेट रिस्क। हर चीज़ हर इंसान के लिए नहीं बनी होती। एवरी पेशेंट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर। आपकी हर कंडीशन, बैक पेन सिर्फ बैक पेन नहीं होता, बैक पेन के अंडरलाइन कॉज बहुत हंड्रेड्स में हो सकते हैं। तो आपने एग्जैक्ट उस कॉज को लेके उस पर्टिकुलर अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे, गलत कर रहे हैं तो आपको पेन बढ़ सकता है और बढ़ता है यूजुअली हमारे पास जो लोग आते हैं। जी। तो डॉक्टर साहब, ये जो आपने पॉइंट रेज किया है, वो हर चीज़ आपने जो पॉइंट रेज किया है कि लोगों को हर एक्सरसाइज हर शख्स के लिए नहीं है, तो फिर किस तरह से अवेयर करना है? कोई आप इसके हवाले से कुछ आपने कोई मीटिंग की हो किसी से, गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेशंस के साथ बात की हो, रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ, कि इसको लेके चलें आम पब्लिक तक ये बात पहुंचे? क्योंकि मोस्टली लोगों को नहीं पता कि आज वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे है,
किस तरह से लोगों तक ये बात पहुंचेगी, जो एक्सपर्टीज़ है वो आम शख्स कैसे पहुंच सकती है? देखिए हमारा काम ही ये है, हम आज के डे मना रहे वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डेज में हम लोगों को अवेयरनेस देते हैं। हम सेशंस करते हैं, डिफरेंट स्कूल्स में जाते हैं, बच्चों के पोस्टर के हवाले से उनको बताते हैं। ये सारी पॉइंट्स हम वहाँ पे रेज़ करते हैं। हम डिफरेंट आईटी कंपनीज़ के अंदर जाके लेक्चर्स देते हैं कि किस तरह उन्होंने अच्छा पोस्टर रखना है। अगर उनको कोई मसला होता है डायरेक्टली अपने जो करीबी फिजियोथेरेपिस्ट है या फिर आप अपने साथ एंगेज, हर स्पोर्ट्समैन तो रखता ही है, आम बंदे को भी, क्योंकि आजकल ये मसले इतने ज़्यादा हो गए, आपको एक रखना चाहिए जिसको आपकी पूरी हिस्ट्री पता हो और वो आपको अपने साथ लेकर चले। बिल्कुल सही। और डॉक्टर साहब, इसमें खुशाइंद ये भी है कि तेज़ी से मकबूल होता हुआ शोबा बनता जा रहा है पाकिस्तान में, और फिर 5 साल डिग्री प्रोग्राम भी अनाउंस कर दिया गया है। और आप देखिए कि MBBS और BDCM के बाद, BDS के बाद तीसरा मकबूल तरीन मेडिकल का ये शोबा बन गया। तो दैट मीन्स कि एक तो लोगों में अवेयरनेस आ रही है, और दूसरा जब लोग एक चीज़ की डिमांड करते हैं तो वहीं से फिर एक प्रेशर बिल्टअप होना शुरू हो जाता है कि हमारे पास प्रॉपरली ट्रेंड फिजियोथेरेपिस्ट भी होने चाहिए ताकि वो लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। वेल, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर बीइंग विद अस। और हमने आई थिंक अपना रोल यह है कि इस दिन की मुनासिबत से ना सिर्फ बात की बल्कि कोशिश की कि आप तक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन एक मुस्तनद डॉक्टर के थ्रू ही पहुँचाई। बिल्कुल।